हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एडी मंत्रा। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को 11th में आके, पहले ये बताना। और अभी तो जर्नी शुरुआत हुई है। अभी तो जैसे स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने होंगे ना, एज आई सेड कि बहुत ही क्रूशियल होंगे। आप लोगों को ये चीज समझनी होगी कि अगर शुरुआती वो ब्रिज वाला पार्ट जो है वो नहीं पूरा किया, मतलब शुरू के 3-4 चैप्टर जो है ना वो ऐसे हैं कि वो जान बनाते हैं फिजिक्स में। इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट के लिए कहूंगा मैं। तो भाई शुरू कर दें, स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यस, वी आर डीलिंग विथ फिजिकल वर्ल्ड। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, हालांकि कोई एंट्रेंस एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट यहाँ से देखो, मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तुम उसका इंट्रोडक्शन नहीं जानते, कोई सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन नहीं जानते, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होती। कोई भी चैप्टर में जब भी मैं पढ़ता था ना, उसकी समरी पता होनी चाहिए मुझे, तब पढ़ने में थोड़ा मजा भी आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से फिजिक्स का जो समरी है आपको यहाँ मिलने वाला है। यहाँ पर बेसिकली फिजिक्स क्या है एज अ सब्जेक्ट, फिजिक्स क्या है, इसके अंदर कितनी गहराई है, क्या चीजें हम करने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या ब्रांचेस है, वो सारे पार्ट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली ये दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट व्हाट इज फिजिक्स एंड व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, और एक और जो इस पार्ट में, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अबाउट द फंडामेंटल फोर्सेस, 4 फंडामेंटल फोर्सेस। तो वो यहाँ पर हम चैप्टर में कवर करेंगे। अगर स्कूल एग्जाम की बात करी जाए तो उसमें भी वो चीजें ही ज्यादा पूछी जाती हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द फिजिकल वर्ल्ड। यहाँ पर शुरू ही करते हैं पहले हम एक शब्द से जिसको हम कहते हैं साइंस। फिजिक्स तो ठीक है, पहले साइंस को समझ लो। ठीक है, सर 9th में पढ़ा होगा, इस 9th में पढ़ा नहीं? साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ, कौन सा, ग्रीक, लैटिन, फ्रॉम अ वर्ड साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है ना, ज्यादातर जो हमारे शब्द हैं वो ग्रीक वर्ड से आते हैं। ठीक है, साइंटिया का मतलब होता है टू नो, किसी चीज के बारे में, किसी फैक्ट के बारे में जानना। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, कि क्या बताऊं मैं, पंखा कैसे घूम रहा है ना, हवा कैसा चलता है ना, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन कैसे सेल लगाने पे दौड़ते हैं। एनीथिंग जो आपने पढ़ा है 9th-10th से ही कंपेयर कर लो। गाड़ी चल रही है, मोशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरीथिंग दैट यू आर डीलिंग, है ना, हर एक फैक्ट के बारे में जो समझ रहे हो वो क्या है, वो साइंस है ना। इनविजिबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है ना, उसके बारे में रिसर्च हो रही है, दैट इज टाइम मशीन। ये सब चीजें क्या है, दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स जिसके फैक्ट्स को जानने की कोशिश हो रही है। व्हाटएवर मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, फिलहाल टॉकिंग अबाउट साइंस। सिर्फ यही नहीं, बायोलॉजी भी आ सकता है इसके अंदर। हमारे बॉडी के बारे में, एनाटॉमी के बारे में जानना, अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में जानना, टू नो, दैट इज साइंस। केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं उसके बारे में जानना, दैट इज साइंस। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे आसपास के चीजों को समझना, हमारे बॉडी को समझना, बायोलॉजी, मतलब इसमें बायोटिक, एबायोटिक सब कुछ आ जाएगा अगर हम बात कर रहे हैं साइंस की। ठीक है, टू नो। ऐसे ही जो हिंदी वर्ड है विज्ञान, है ना, तो विज्ञान क्या होता है, ये जो हमारा संस्कृत टर्म है उसका मतलब यही होता है, टू नो, ज्ञान के बारे में, ना, विज्ञान, ज्ञान के बारे में, किसी चीज के बारे में जानना। ओके, देन वी हैव जो अरबिक वर्ड है इल्म। इल्म का मतलब भी वही है ना, जानना किसी चीज के बारे में, है ना, ज्ञान हासिल करना, दैट इज ऑल। साइंस के बारे में तो हमने ये कह दिया। अब इसके जो ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस है, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, है ना, सारे बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके टिश्यू, सेल्स के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, दैट इज बायोलॉजी, है ना। इसके बाद केमिस्ट्री में आता है ऑल अबाउट केमिकल्स, स्टडी अबाउट केमिकल्स, भाई कैसे रिएक्ट करता है, क्या प्रॉपर्टी है ना, मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है एटम से, व्हाटएवर जो हम केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो हमारा केमिस्ट्री होता है। when it comes to हमारा प्यारा वाला पार्ट जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स एक शब्द से आया है,
फिजिक्स इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ड फ्यूजिस। फ्यूजिस का मतलब क्या होता है बताओ जरा, बताओ। हालांकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लास्ट ईयर का वीडियो है, बट अगर आपने देखा हो तो जरूर से कमेंट करके बताना इसी पॉइंट पे। व्हाट इज फ्यूजिस? फ्यूजिस इज व्हाट? दिस इज अबाउट नेचर। ये इस शब्द को डिनोट करता है, नेचर। तो सर क्या हम फिजिक्स में नेचर के बारे में पढ़ते हैं? बिल्कुल। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर, है ना? द branch of science that deals with क्या? Study of nature। सिर्फ नेचर? तो सर बायोलॉजी क्या है? कुछ और जोड़ो। स्टडी ऑफ नेचर। अब मैं यहां पे एक और चीज जोड़ देता हूं, एंड नेचुरल फिनोमेनाज। नेचुरल फिनोमिना, ये शब्द में सब कुछ आ गया, ठीक है? नेचुरल फिनोमिना के बारे में समझते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि ये इलेक्ट्रिसिटी जब बटन ऑन करते हैं, पंखा कैसे रोटेट कैसे कर पा रहा है ना? उन्होंने बटन चालू किया, ये लाइट कैसे ग्लो हो गई, है ना? ये कैमरा से कैसे इमेज कैप्चर कर रहा है, आप तक पहुंचा रहा है इसका विजुअल्स, है ना? ये ऑडियो कैसे आप तक पहुंच रहा है, व्हाटएवर जो भी। सिर्फ यही नहीं, जो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, है ना, हवाएं चलती हैं, विंड ब्लो करता है, एक ही बात है। और इसके अलावा व्हाटएवर थिंग यू सी नियर बाय, जो भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, अर्थक्वेक कैसे होते हैं, वेव्स कैसे आते हैं, ठीक है? जो भी चीजें हमारे आसपास में हो रही, गाड़ी कैसे मूव कर रही, सारे फिनोमिनाज जो है यहाँ पर, ठीक है, नेचर के अंदर जो भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, चाहे वो नेचुरली हो रहे हो या फिर हमने कुछ आर्टिफिशियली क्रिएट किया हो, बट सब फिजिक्स का हिस्सा है। सो व्हाट इज फिजिक्स? एक वर्ड से आया है नेचर, मतलब समझो कि इसमें जो वर्ड छिपा है वो है नेचर, और जिसका मतलब क्या है कि यस, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे देखते हैं सर, आगे देखते। यस, तो साइंस, साइंटिया मतलब टू नो, फिजिक्स, फ्यूजिस मतलब नेचर, है ना? सो इट इज द स्टडी ऑफ बेसिकली नेचुरल फिनोमेना, ठीक है? अच्छा सर, फिजिक्स में इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी, है ना? या इसका कोई प्रॉपर्टी होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा। आई विल से important characteristics किसके? ऑफ फिजिक्स। इस ब्रांच के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। यस सर। तो फिजिक्स, पहली बात तो ये कि इट इज एवर डायनामिक। ये ऐसा सब्जेक्ट है विच इज नेवर स्टैटिक। मतलब बताता हूं मैं, इट इज एवर डायनामिक। सिर्फ डायनामिक लिख दूं तब भी काम चल जाएगा, बट ठीक है, इट इज एवर डायनामिक। एवर डायनामिक, डायनामिक का मतलब क्या होता है? और इसका अपोजिट है यहां पर स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो चीज रुका हुआ है, स्टेशनरी है, जो कभी चेंज नहीं होता। तो मतलब डायनामिक मतलब क्या हुआ? चेंज हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जैसे आज तक हम समझते थे, मतलब काफी टाइम पहले की बात है, अभी भी समझो आज से करीब 7-8 साल 9 साल पहले की बात है, कि प्लूटो जो कि हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट माना जाता था, बाद में कुछ रिसर्चेस और चीजें पता लगी, है ना, उसके सिस्टम, उसके ऑर्बिट, जो भी रेवोल्यूशन है वो सब का ऑर्बिट का पता लगा, ठीक है, उसके पैटर्न का पता लगा। तो उसके बाद उसको वो हमारे प्लैनेट सिस्टम से हटा के उसको डॉर्फ प्लैनेट बना दिया, मतलब घोषित कर दिया गया। सो एनीथिंग, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो काफी समय तक उसको मतलब रियलिटी या उसको बोल सकते हैं कि फैक्ट माना गया, बट बाद में जब कुछ और रिसर्चेस हुई तो उसको वो चीज जो पहले से मानी गई थी उसको डिनाई कर दी गई, है ना, वो गलत साबित हो गई। तो ये पॉसिबल है। आज हम कहते हैं कि हाँ, ग्रेविटेशन हर चीज को
हर चीज जो है वो हमारे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, मतलब जो भी आसपास की जो भी अर्थ के ऊपर चीजें हैं वो अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है, टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो ये ग्रेविटेशन है। तो ये क्या है, मतलब नेचर में जो हो रहा है उसी पैटर्न को देखते हुए इसको नाम दिया गया है। पर कल को जाके ये हो जाए कि भाई ये हर चीज अर्थ से दूर भागने लगे, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, तब हमको कुछ और नाम देना पड़ेगा। बिकॉज ये देखो, इसमें थोड़ा सा मेरे को ना फिलॉसफी लगानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ये जो किताब है, ये जो फिजिक्स की किताब है, किसने बनाई? आपने बनाई, मैंने बनाई, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाई या न्यूटन ने बनाई? किसने बनाई? ये जो है मतलब किसी एक पर्सन ने बनाई नहीं है, सबने अपना अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है और उस हिसाब से कुछ कॉन्सेप्ट बने, है ना। किताब तो वो जो प्रिंटर है उसने बनाई होगी, है ना, उसने प्रिंट करके मस्त बाइंड किया होगा। बट मेरा बोलने का मतलब है, क्या हमको ये सारा नॉलेज जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम पढ़ चुके हैं, वो कोई ऐसा थोड़ी था कि भगवान ने एक किताब फेंकी और बस उस किताब में सब कुछ था, हमने देख के समझ लिया? नहीं, इट इज ऑल अबाउट कि नेचर में जो भी फिनोमिनाज हो रहे हैं उसको लोगों ने कई सालों से ऑब्जर्व करा, है ना, उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करा, कई बार ऑब्जर्व करा, और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये रिकॉर्डिंग बनाई गई, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये रिकॉर्डिंग बनाई गई, कई केसेस में एक्सपेरिमेंट्स करके रिकॉर्डिंग बनाई गई, ठीक है। तो जो भी चीजें नेचर में हो रही हैं उसको देखते देखते हमने इतने स्पैन में, है ना, ये हमारे मतलब जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने ये सब चीजों को ऑब्जर्व करते हुए ये कॉन्सेप्ट बनाए। ये जो भी जितने भी फिनोमिना जो हम आज जानते हैं, ठीक है, चाहे ग्रेविटेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सब ऑब्जर्वेशन के बेस पे चीजों को एज अ स्टडी बनाया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहां पर फिजिक्स में ये सारी चीजें जो होती है, दिस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। जो भी नेचर में चीजें हो रही है, ठीक है ना, या हुई है, उसके बेसिस पे चीज बनाई गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर कभी भी हो सकता है कि नेचर अपोजिट बिहेव करना शुरू कर दे, एनीथिंग कैन हैपन। तब जाके हो सकता है कि ये जो भी लॉज है, रूल्स है, बदल जाए। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे चेंज, है ना। इट इज एवर डायनामिक। ये सब्जेक्ट जो है ये एवर डायनामिक है, यानी हैव अ पॉसिबिलिटी टू चेंज। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, इट कैन चेंज, है ना। कोई ब्रह्मा का लिखा हुआ थोड़ी है, कल को जाके फिनोमेना बदल जाए तो साइंटिस्ट को थोड़ा रीथिंक करना पड़े उसके बारे में, ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल एच सी वर्मा की किताब में भी दिया हुआ है ये चीज कि मान लो कोई ऐसा खेल रहा है, कोई मान लो कोई चेस खेल रहा है, दो लोग चेस खेल रहे हैं, ठीक है। अब जो दो लोग चेस खेल रहे हैं उनको चेस पता है, वो लोग खेल रहे हैं अपना बढ़िया से मूव, है ना, घोड़े का 1 2 अढ़ाई, और ये ऊंट जा रहा है टेढ़ा, हाथी जा रहा सीधा, वजीर तो कई भाग रहा है, धाड़ उड़ा रहा है ना। तो ये सब चीजें उनको पता है जो लोग खेल रहे हैं। मान लो एक तीसरा आदमी, मान लो मैं अनाड़ी हूं, मुझे नहीं पता चेस कैसे खेली जाती है, ठीक है। मैं जाके वहां बैठ गया, मुझे पता है कि हाँ चेस कोई खेल है, मैं समझना चाहता हूं, और मैं इसके लिए मैं वहां जाके बगल में बैठ गया, पर मैं उनसे पूछ नहीं सकता, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता मैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनके मूव्स के थ्रू मैं अपना रिवर्स इंजीनियरिंग लगाऊं और मैं चीजों को समझने की कोशिश करूं कि हाँ कौन सा जो प्यादा है वो किस तरीके से, है ना, कौन सा जो हमारा हाथी घोड़ा जो है किस तरीके से वो चल सकता है, कैसे चलता है। तो मैं उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो हर बार देख रहा हूं कि अच्छा ये जो ऊंट है ये ऐसे तिरछा जाता होगा, है ना, हाथी सीधे जाता है, ये चीज समझ में आ रही है, मैं पैटर्न समझने की कोशिश कर रहा हूं, पर हर पैटर्न समझ नहीं पा रहा हूं। ये बड़ा सा जो वजीर है ये तो ऐसे भी जाता है, ऐसे भी जा रहा है, इसको क्या मतलब क्या पावर मिली, सुपर पावर है क्या इसके पास, ठीक है। उसके बाद जो छोटा वाला प्यादा है वो तो टुक टुक हो जाता है, सीधे सीधे जाता है, जब मारना होता है टेढ़ निकल जाता है, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, और ये जो घोड़ा है 1 2 अढ़ाई, ये ऐसे क्यों भाग रहा है, तिरछा है क्या। तो मैंने बहुत कुछ पैटर्न पकड़ लिया, हाथी घोड़े का पकड़ लिया पैटर्न, ठीक है, वो कैसे मार रहा है, कैसे आगे जा रहा है, लेकिन हर एक जो उसमें है, हर एक जो प्यादा है, जो भी तुम कहो,
उनका मैं पैटर्न नहीं पकड़ पा रहा हूं, कुछ कुछ रह गया। ऐसे ही होता है जब साइंटिस्ट या जब ये जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो लोगों ने जो बनाया, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये लोगों ने जो पैटर्न देखा, मतलब नेचर भी एक गेम ही है जो चल रहा है ना, कोई है ऊपर जो ये चला रहा है। सो ये सब चीजें जब चल रही हैं तो इसको ये लोग ऑब्जर्व करें कि हाँ भाई एप्पल नीचे ही गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ना, टट्टी भी नीचे ही गिर रही है, सिर्फ एप्पल भी क्यों समझ में आया, बाकी सब चीजों ऊपर जा रहा, ठीक है। तो ये नीचे ही गिर रहा है या व्हाटएवर जो भी चीजें हो रही है, इसको ऑब्जर्व करा गया, न्यूटन ने उसको ऑब्जर्व करा, उसके बारे में कुछ पैटर्न देखे और उसके ऊपर कुछ लॉज बनाए, है ना। सो इसका बोलने का मतलब ये है कि दिस इज लाइक अ गेम गोइंग ऑन, नेचर में जो भी हो रहा है वो एक गेम की तरह था और उसको इंसान समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बेसिस पे रूल्स और जो भी लॉज हैं वो बनते हैं, है ना, उसके बेसिस पे बनाए गए हैं। पर सोचो कि उसी वाले खेल में, उसी चेस वाले खेल में एकदम से एक नया मूव आ गया, एक नया मूव आ गया, तो अब इंसान, तो मैं तो सोच रहा था कि मैंने सारा गेम समझ लिया, पर एक नया मूव आया, मेरा दिमाग खराब, ये क्या बात हुई भाई, ठीक है। जैसे क्रिकेट चल रहा है नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, लास्ट में सुपर ओवर आ गया, मतलब ये क्या बात है भाई। तो नेचर भी ऐसे ही है, एनीथिंग न्यू कैन हैपन, कोई भी एक नई चीज हो जाएगी, नया इवेंट होगा और हम शॉक हो जाएंगे, अरे यार ये तो हमने मतलब लिखा ही नहीं अपने लॉ में, बनाया नहीं, ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया, ठीक है। तो यही चीज होती है, यही चीज होती आ रही है, जिसकी वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट जो भी लॉ है, कुछ भी है, इट मे चेंज, इसलिए इसको डायनामिक कहा गया। ये खेल है जो चल रहा है और उस खेल खेलने वाले ने हमको सेट ऑफ रूल्स नहीं बताए, वो तो हम देख देख के उस खेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं और नियम हम उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज हाउ फिजिक्स इज मेड। और उसके बारे में जो अनसर्टेनिटीज है वो हमेशा ही एग्जिस्ट करती है, एवर डायनामिक, ठीक है। अच्छा, इसके लॉज जो है वो यूनिवर्सल होने चाहिए। फिजिक्स के अंदर के, मैं यहां लिखता हूं, लॉज एंड प्रिंसिपल मस्ट बी यूनिवर्सल। समझ लो यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब ऑब्वियसली यूनिवर्सल मतलब हर जगह लागू हो, है ना। मान लो ग्रेविटेशन का बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि कोई भी चीज जमीन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो क्या वो सिर्फ ये मुंबई में हो रहा है या क्या वो सिर्फ इस इंडिया में हो रहा है कि पाकिस्तान में अलग हो रहा है, वहां ऊपर जा रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। मून पे अलग हो रहा है क्या? नहीं। मतलब डिफरेंट तो है, वहां ग्रेविटी अलग है, बट फिनोमेना तो वैसे ही हो रहा है, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है। तो इसके जो भी लॉज बनाए जाते हैं फिजिक्स के अंदर, जो भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या उसमें जो चीज होती है वो क्या होता है, दैट शुड बी यूनिवर्सल, हर जगह लागू होने वाली चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पर अलग अप्लाई, अलग लॉ बनेगा और यूएस के लिए अलग लॉ बनेगा, ऐसे नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा कानून नहीं है, ये फिजिक्स का कानून है। ये हर जगह बराबर, हर जगह यूनिवर्सल, इक्वल होना चाहिए, हर जगह एक जैसा होना चाहिए, तभी वो लॉ बनेगा, राइट। अच्छा, अब मैं यहां पर एक चीज और जोड़ता हूं। नाउ दिस इज, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा नहीं, मैं अब यहां पर एक चीज और ले आने जा रहा हूं, दैट इज कि इसका जो, इसके अंदर जो नियम है वो किस तरह के होना चाहिए। इसमें दो चीजें और फॉलो होती है, दैट इज, एक है रिडक्शनिज्म, और दूसरा है यूनिफिकेशन। ठीक है। नाउ व्हाट इज रिडक्शनिज्म, जो यहां पर होता है, दिखता है, और यूनिफिकेशन क्या है, ठीक है। लॉज इन फिजिक्स फॉलो, लॉज एंड प्रिंसिपल्स मस्ट फॉलो, पहला रिडक्शनिज्म, दूसरा यूनिफिकेशन। पहला ना यूनिफिकेशन बताता हूं मैं, ये वाला यूनिफिकेशन का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल कि ये जो भी चीजें हैं अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, इसको क्या नाम दिया गया? इसको ग्रेविटेशन कहा। न्यूटन बाबा ने इसके लिए क्या बनाया? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
जिसमें हमने कैसे डिफाइन करा हुआ है कि भाई ये एक मास है मान लो m1, ये दूसरा मास है मान लो m2, इनके सेंटर्स का डिस्टेंस है मान लो d, सो द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स एज F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय d स्क्वायर। याद होगा 9th में पढ़ा होगा। G कैपिटल G इज दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद होगा ये, ठीक है। तो ये वाली चीज यहां पर एक्ट कर रही है। क्या ये अर्थ और सन के बीच में नहीं एक्ट कर रही? मतलब अर्थ और सन के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशन। सर चिपक क्यों नहीं जाते? ये तो चिपक रहे हैं ना वहां पर। अर्थ क्यों सन के चक्कर लगा रहा है या मून क्यों अर्थ के चक्कर लगा रहा है? ग्रेविटेशन से चक्कर क्यों लगा रहा है? चिपक जाता जाके, ठीक है। ये सब चीजें डिटेल में आगे देखोगे फिलहाल, है ना। बट अभी फिलहाल के लिए समझो कि चाहे वो रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ हो या रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन हो, ठीक है, और या फिर जितने प्लैनेटरी मोशंस हैं, ठीक है, या फिर हर चीज जो ये अर्थ, अब देखो वो एक अलग चीज है दैट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाय दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड हर चीज जो अर्थ की तरफ, ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है हमारे आसपास में, ये भी दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब क्या हो रहा है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के फिनोमिनास को हम एक कॉमन लॉ से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन, कि डिफरेंट चीजों का एप्लीकेशन है ना, डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो एक कॉमन लॉ पे बेस्ड है। मतलब कई सारे फिनोमिनास को हम एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज यूनिफिकेशन, वेरी सिंपल टर्म। मैं बहुत अभी हाई फाई में नहीं लेके जा रहा, एकदम सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके लेवल पे 10वीं से बच्चा 11वीं में आए तो ये चीज समझ पाए, ओके। अदरवाइज एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। अभी फिलहाल एक एग्जांपल मैं और दे सकता हूँ, मतलब सिंपल तरीके से अगेन, कि जो पहले ना इलेक्ट्रिसिटी यानी ये चार्ज का जो भी स्टडी है, इसको एक अलग ब्रांच ऑफ फिजिक्स माना जाता था। और मैग्नेटिज्म अबाउट मैग्नेट, नॉर्थ साउथ पोल, यहां पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो ये अलग चीज है। इलेक्ट्रिसिटी इज सेपरेट ब्रांच एंड मैग्नेटिज्म इज सेपरेट ब्रांच, ऐसे पहले स्टडी किया जाता था। फिर धीरे धीरे जब रिसर्च हुई, कई सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है, जैसे तुमने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, कौन सा वाला, हैंस ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके बाद माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हैंस ऑर्स्टेड का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या कर रहे हैं, वो इंटर रिलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कनेक्टेड है, ये बात पता लग रही है। उसके बाद मैक्सवेल ने अपने 4 इक्वेशन दिए, जो कि तुमको अभी नहीं पढ़ना, तो सिंपल अभी फिलहाल यही समझो कि ये जो 2 एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे कि हम मैग्नेट को, मैग्नेटिक मोशन या मैग्नेट का फील्ड को चेंज करें किसी कॉइल के आसपास या कंडक्टर के आसपास, तो करंट पैदा करता है। मतलब मैग्नेटिज्म एंड करंट आर कनेक्टेड, है ना। करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो ये जो सेपरेट ब्रांचेस थी, बाद में जब मैक्सवेल की इक्वेशंस आई तो पता लगा कि दे आर ऑल एंड ऑल अ कॉमन पार्ट ऑफ या डोमेन ऑफ स्टडी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो सेपरेट थे, वो उसको कंबाइन करके एक सिंगल स्टडी बना दिया गया, सिंगल ब्रांच बना दिया गया, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक कॉमन ब्रांच होगा जिसके अंदर ये दोनों कंसेप्ट आएंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नाउ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यूनिफिकेशन। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि जो दुनिया भर के लॉज बने हैं, इसको सिंप्लीफाई करके एक कॉमन लॉ के अंदर, एक कॉमन रूल या कॉमन फॉर्मूला के अंदर हर चीज को डाल दिया जाए। एक ही फॉर्मूला होना चाहिए जो हर चीज को ऑपरेट करे, ठीक है। तो यही कोशिश होती है फिजिक्स के अंदर, टू यूनिफाई डिफरेंट फिनोमेना एंड एक्सप्लेन इट बाय सिंगल या बाय सम 1 or 2 रूल्स, ठीक है, या फॉर्मूलाज। तो ये होता है यूनिफिकेशन। डिफरेंट फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कॉमन रूल्स, बाय सेम रूल्स, ये होता है। इसके बाद रिडक्शनिज्म में क्या होता है, रिडक्शनिज्म का मतलब ये है कि जैसे मान लो हम ओवरऑल देखते हैं एनीथिंग, जैसे हम देखते हैं कि ओवरऑल ये एसी जो है ये हमको कूलिंग दे रहा है। हमने अलग अलग इसमें डिफरेंट फिनोमेना हमने समझने की कोशिश की। मतलब एसी कूलिंग दे रहा है, लग रहा है कि हाँ कुछ नहीं सर, इसमें क्या हुआ, करंट पास किया हमने, कुछ तो उसमें एक्शन हुआ और यहाँ से वो ठंडा हवा फेंक रहा है।
बट अगर हम एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करें कि ये करंट कैसे पास हो रहा है, करंट कैसे जा रहा है, ये एक अलग चीज हो गया। इसके बाद वहां पर गैसेस का मूवमेंट कैसे है, उसके अंदर जो कूलेंट होता है उसका मूवमेंट कैसे है, फैन क्या काम कर रहा है, तो हर एक पार्ट को, छोटे छोटे पार्ट को उसके अंदर जब स्टडी करना शुरू करोगे एक एक स्टेप बाय स्टेप, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। कोई बड़े से फिनोमेना को समझने के लिए उसके छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे छोटे साइड्स को उसके एक्सप्लेन करना, दिस इज रिडक्शनिज्म। समझ रहे हो बात को? एक गाड़ी पूरी चल रही है ना, गाड़ी मूव कर रही है, तो उसके अंदर ऐसा तो नहीं खाली एक सिंगल सा पुर्जा लगा जिससे पूरी गाड़ी को मूव कर रही है, अलग अलग पार्ट्स है उसके, है ना। उसके अंदर कूलिंग भी हो रही है, हवा मतलब अंदर एसी भी लगा हुआ है, ठीक है। उसका इंजन अलग ऑपरेट कर रहा है, पेट्रोल कैसे कंबशन कर रहा है, मतलब अलग अलग चीजें हैं जिसको समझनी होती है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। कोई भी एक बड़े फिनोमेना को छोटे छोटे पार्ट्स में उसके अलग अलग हिस्से को समझना, दैट इज रिडक्शनिज्म। ओके, देन कमिंग टू मैथ्स इन फिजिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। ये बताने के लिए बस मैं पहले ना एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर तुमको मैथ्स पसंद नहीं है तो पसंद करना पड़ेगा अगर तुमने साइंस लिया है। अभी फिलहाल क्यों ऐसे बोल रहा हूं मैं, ऑल्दो तुमने अगर मैथ सब्जेक्ट नहीं भी ऑप्ट किया हो, मान लो तुम सिर्फ पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिए हुए हो, तो यू आर गोइंग टू फेस ट्रबल्स अगर तुमने ये जो इनिशियल क्या बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड इन फिजिक्स वाला वीडियोस नहीं देखा। तो चेक करना, काफी अच्छा सीरीज रंजीत सर बना रहे हैं और मैंने भी काफी अच्छी सीरीज बनाई हुई है जो लास्ट ईयर की है, तो जरूर से उसको चेक करना, जिसमें चाहे लॉगरिथम हो, चाहे कैलकुलस, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ठीक है, और ग्राफ के एनालिसिस के बारे में है, मतलब बहुत बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक फिजिक्स नाम से है। तुम एक देखना, पूरा सीरीज बनाओ बेसिक फिजिक्स का, या एक वीडियो है पूरे 4 घंटे का, वो देखोगे तो पहले वाला वीडियो है, बहुत जबरदस्त, सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। तो चाहे जो भी वीडियोस तुमको देखने हो चेक कर लेना, बट अगर तुमने ये चीज नहीं करी तो होगा क्या पता है, ऐसी ऐसी चीजें 11th में ऐसे ऐसे मैथ्स को यूज करना पड़ेगा ना, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऐसी चीजें आएंगी, तुमको हर एक स्टेप रट्टा मारना पड़ेगा। फिर उससे बेटर है कि ये जो बेसिक वाले जो वीडियोस है, जो मैथ्स है ना, बेसिक मैथमेटिक्स जो इन्वॉल्व है फिजिक्स के अंदर, वो है, उसको जरूर से देखो और उसको अच्छे से समझ लो। ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्री, है ना, ये सब कुछ तुमको पढ़ना होगा, और उसके बाद ही तुम फिजिक्स और जो केमिस्ट्री के भी जो न्यूमेरिकल्स होंगे या जो डेरिवेशंस होंगे उसमें काम आएंगे ये चीज। ओके, सो इसके बिना काम नहीं चलेगा। सर मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्यों ये मैथ्स को फिजिक्स में घुसेड़ रहे हो सर? देखो ये नहीं करोगे तो फिर बहुत सारी चीजें रटनी होंगी। अगर मैथ्स आ रहा है तो फिजिक्स विल बी लाइक फन, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन हमेशा कहता हूं, लिखता हूं, है ना, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज टू डिलीवर फिजिक्स। समझ रहे हो? जैसे मुझे आप तक कोई चीज एक्सप्रेस करनी है, कोई बातें बतानी है, तो आई एम यूजिंग सम लैंग्वेज, है ना, मैं इंग्लिश यूज कर रहा हूं, हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्सचर यूज कर रहा हूं, सो आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज टू एक्सप्लेन माई स्टफ टू यू, है ना। तुमको ये बात बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जिससे बहुत एक्सप्रेशन बहुत अच्छा जा रहा है। इसके बिना भी मैं कुछ करके मैं कर सकता था, बट ये वो थोड़ा सा और मतलब आपके लिए डिफिकल्ट होता समझना, तो आसान भाषा में आपको समझाने के लिए आई एम यूजिंग दैट लैंग्वेज, है ना, टू डिलीवर माई स्टफ। वैसे ही फिजिक्स की चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज सबसे ज्यादा पड़ेगा वो है मैथमेटिक्स, ठीक है। और वो बच्चा जरूर पछताएगा जो इस बात को सीरियसली नहीं लेगा। अगर वो मैथ से डरता है और सोच रहा है कि चलो मैथ्स तो हटा दिया मैंने, पीसीबी करूंगा मैं, तब भी फिजिक्स में इतना मैथ्स आप यूज करोगे ना, मतलब जो मैथमेटिक्स है ना, शायद आप 12th में पढ़ो, पर उसका जो यूज है ना
वो 11th की फिजिक्स में आ जाएगा। मतलब बोलेगा मतलब कि हो सकता है कि मैथ्स के कुछ चैप्टर्स ऐसे हों जो आप 12th में पढ़ो कुछ कॉन्सेप्ट, पर उसका जो फॉर्मूलाज है, उसकी चीजें हैं, वो आपको 11th से ही इस्तेमाल में शुरू हो जाएंगी। तो जब तक वो बेसिक फिजिक्स वाली या बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाली वीडियोस तुम नहीं देख रहे, अगेन देखो मैं चौथी बार बोल रहा हूँ आई गेस, ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट ट्रबल। ठीक है, ये दिमाग में रखना कि मैथमेटिक्स के बिना जो है फिजिक्स अधूरा है। मतलब ये लड़ाइयाँ भी होती है कि मैथ्स वाले टीचर्स भी बोलते हैं यार मैथ्स बेस्ट है, फिजिक्स वाले बोलते हैं फिजिक्स बेस्ट। एक्चुअली ये है मैथ्स का एप्लीकेशन इज फिजिक्स। ठीक है, मैं लिख सकता हूं यहां पर फिजिक्स इज नथिंग बट इज एप्लीकेशन ऑफ मैथ। है ना, मैथ्स पढ़ते तो हो पर उसको जब अप्लाई करना शुरू करते हो, है ना, दैट इज फिजिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज मैथ्स पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या आ जाता है, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स ही है जो पढ़ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उसमें तुम अलग अलग एग्जांपल्स पढ़ते हो, ये एलिवेशन, डिप्रेशन। जब भी तुम मैथ्स को अप्लाई करोगे वो फिजिक्स होगा, जब भी मैथ्स को रियल लाइफ में अप्लाई करोगे फिजिक्स होगा, ये बात याद रखना। सो मैथ्स और फिजिक्स का बहुत ही गहरा रिश्ता है। सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स ही रिलेटेड है सर, और कोई सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे हैं जो इंटर रिलेटेड है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी इंटर रिलेटेड है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हाँ रिएक्शन हो तो रहा है, कैटलिस्ट काम तो करता है, स्पीड अप तो करता है, पर कैसे काम करता है वो तो समझाओ। जब उस फिनोमेना में आप जाते हो तो दैट केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, वो फिजिकल केमिस्ट्री हो जाता है। केमिस्ट्री के अंदर भी जो चीज तुम समझने लगे कि वे इसमें कैसे ऑपरेट हो रहा है वो, दैट कम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री रिलेटेड हो गए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे डोमेन, एस्ट्रोफिजिक्स, डिफरेंट चीजों को जो हम फिजिक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो इंटरलेट हो सकते हैं। फिजिक्स भी काफी ब्रांचेस से इंटरलेट हो सकता है। आई वॉन्ट योर स्टफ जो तुमको पता है या पढ़ा है, कमेंट में बताना कि कितने सब्जेक्ट्स को हम, कौन से हम सब्जेक्ट्स हुए, डोमेन्स को हम फिजिक्स से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल बात हो गई है मैथ्स की, मैथ्स एंड फिजिक्स की। अब ना मैं बात करूंगा ब्रांचेस इन फिजिक्स जो हम 11th 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये समझ लो कुछ टॉपिक्स, कुछ ऐसे ब्रांचेस है जो यहाँ नहीं दिए हैं। अदरवाइज ऑलमोस्ट सारी फिजिक्स का जो ग्लिम्स है, सारी फिजिक्स का जो तुमको दर्शन है वो यहाँ हो जाता है 11th 12th में। बहुत ही हम छोटी चीज पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते, बट अगेन आपके लिए वो लोडेड ही होता है। ठीक है, तो देखें कि ब्रांचेस इन फिजिक्स। अच्छा, तुमने सुना होगा क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स, सुना है? क्लासिकल फिजिक्स और सुनने में कितना अच्छा लगता है। मैं पहले नैट जियो डिस्कवरी पे जब मैं छोटा सा सुनता था तो वाह क्या बात है, कौन पढ़ता होगा ये क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, सिंपल टर्म्स में कहूँ, क्लासिकल म्यूजिक होता है, क्लासिकल सिंगिंग होता है ना, क्लासिकल डांस होता है। तो जो पुराने फॉर्म वाले जो सिंगिंग, म्यूजिक, डांस है उसको क्लासिकल कहते हैं। ऐसे ही फिजिक्स में जो पुराने, जो पहले डिस्कवर हो चुके हैं, गाड़ी का मोशन, पेंडुलम का मोशन, रोटेशन, तो ये सब जो चीजें हैं जो पहले डिस्कवर हो गई हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, दे विल ऑल कम इन क्लासिकल फिजिक्स। और जो मॉडर्न युग में, जैसे अभी एटॉमिक है ना, ये तो बिना बोलते डिटेल या डीप, बिना वो ऐसे कोई हमारे पास यंत्र होने चाहिए जो एटॉमिक लेवल पे चीजों को समझ पाए। तो ये ऑब्वियसली अभी ये रिसेंट में ही होंगे। तो एटॉमिक, न्यूक्लियर, सब एटॉमिक लेवल की जो स्टडीज है, दैट ऑल कम्स अंडर क्वांटम फिजिक्स, है ना। जो रिसेंट वाली जो स्टडीज है, जो हमको एटम के अंदर घुसा सकती हैं, मतलब हम वी कैन स्टडी देयर एट दैट लेवल, तो वो सब क्वांटम फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स जो पहले डिस्कवर हो गई, है ना, और क्वांटम फिजिक्स जो रिसेंट है ना, जो सब एटॉमिक लेवल पे जा सकती है, दैट इज क्वांटम फिजिक्स, है ना। सो और इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, है ना, ये दो। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स मतलब क्या, वही
कि आप जो एकदम छोटे छोटे लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे, सब माइक्रोस्कोपिक में आप इसको ऐड कर सकते हो। मैक्रोस्कोपिक मतलब यही ओवरऑल बड़ा सा जो तुमको पूरा पिक्चर नजर आता है, जैसे गाड़ी का मूव होना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सामने सामने चीजें दिख रही है ना, बल्क वाली चीजों के ऊपर। सो दैट इज योर ग्रेविटेशन, दैट इज ऑल मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो यानी छोटा। अच्छा, ये दोनों चीजों में से कौन सा पहले डिस्कवर हुआ होगा? मैंने भी एक बार पिछले वीडियो में सवाल पूछा था। ऑब्वियसली मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स पहले डिस्कवर हुई होगी, तो मतलब क्लासिकल फिजिक्स इज मोर ऑफ मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक जो है क्वांटम फिजिक्स इसके अंदर आता है ना। मोस्टली जो भी रीसेंट डिस्कवरीज है, रीसेंट रिसर्चेस है, वो एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे चल रही है, तो वो सब क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक के अंडर आ रही है। ओके, इसके बाद एक और डोमेन खुल गया, माइक्रो और मैक्रो। तो ठीक है सर, हो सकता है कि हम 100, 1000, 50 मॉलिक्यूल्स को, है ना, 100 मॉलिक्यूल, 1000 मॉलिक्यूल के बिहेवियर को देख रहे हो। एक कंटेनर के अंदर समझो 500 मॉलिक्यूल्स है, उसके बिहेवियर को एक साथ देख रहे हैं कि वो बल्क में कैसे बिहेव करता है। दैट कम्स अंडर मेसोस्कोपिक फिजिक्स। न माइक्रो न मैक्रो, न एक मॉलिक्यूल, न एक एटम, न करोड़ों एटम्स का मिला के पूरा फिनोमेना, उसके बीच का, दैट इज मेसोस्कोपिक। ये भी एक काफी बाद में, पहले मैक्रो आया, फिर माइक्रो एंड देन मेसो, कि भाई ऐसा भी तो इसका भी तो स्टडी, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, इसके बारे में, ठीक है। अच्छा चलो हम आते हैं, अब हम क्या बेसिकली कौन से ब्रांचेस यहां पर करने जा रहे हैं, दैट विल बी डूइंग इट हियर, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा पोर्शन जो 11th में पढ़ना है, दैट इज मैकेनिक्स। नाउ व्हाट इज मैकेनिक्स, है ना, पहले सब ब्रांचेस लिख देता हूं, उसके बाद फिर आते हैं यहां पर। अगला है थर्मोडायनेमिक्स, देन कम्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसके बाद आता है अपना ऑप्टिक्स, उसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो मेन ब्रांचेस में आप ये समझ सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, ये सब है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। जिसमें से अगर मैं बाइफरकेट करना चाहूं तो ये आप पढ़ते हो 11th क्लास में, इतनी टॉपिक्स, और ये वाली टॉपिक्स पढ़ते हो आप 12th क्लास में। अब इससे दिमाग में आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि सर अच्छी बात है, फिर तो अच्छा है, हम 11th नहीं भी पढ़ेंगे तो 12th में तो वैसे भी अलग चीज पढ़नी है। नहीं, अगर यहाँ पर जो मैकेनिक्स की जो चीजें पढ़ोगे तुम, ठीक है, अगर वो ढंग से नहीं पढ़ी तो ये सब अफेक्ट होगा, सब अप्लाई होता है ना। तो यहाँ की चीजें इसका फाउंडेशन बनाती है, और जब आप एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, तो ये सब कुछ ही आना उसमें। ओके, अब देखो क्या क्या पढ़ा जाता है इसमें। देखो 11th में मेरा जो 90% या मैं कह सकता हूं 95% जो चीजें हैं जो 11th में तुम पढ़ोगे, दैट इज मैकेनिक्स। ओनली 5%, 5 या 10% ऐसे मान सकते हो, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनेमिक्स, वो ठीक है। तो यानी 5% ही है, बाकी 95% जो 11th में पढ़ते हो दैट इज मैकेनिक्स। सर मैकेनिक्स है क्या, बता तो दो। सो मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट मोशन। इसमें तो मोशन लिख तो दिया मैंने, दुनिया भर की चीज आप लिख दो, मशीन के अंदर भी तो मोशन ही होता है सर, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, है ना। मोशन में तुम क्या पढ़ा तुमने, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, है ना, जो भी तुम लिख सकते हो, फोर्स, ओके, प्रेशर, मास, ये सब कुछ क्या है, दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन योर मैकेनिक्स। मोशन, कोई भी चीज को जब हम उसके मूवमेंट को स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड कोई बातें स्टडी कर रहे हैं, तो वो सब मैकेनिक्स में आता है। चैप्टर्स का नाम तुम जो भी ले लो, अब शुरुआत में जो भी चैप्टर्स है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन प्लेन जो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, NLM वेरी फेमस, ठीक है, और इसके अलावा ग्रेविटेशन,
देन वी हैव रोटेशनल मोशन। ओके, तो ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स जो वाटर का मतलब लिक्विड का, गैसेस का, ठीक है, जो फ्लूइड है बेसिकली, फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है कैसे होता है, उसमें जो फ्लूइड फ्रिक्शन लगता है, वो सब चीजें यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा मैकेनिक्स का हिस्सा बनेगा। ऑसिलेशन, वेव्स इसमें आएगा। ठीक है, इसके बाद आ गया देन कम्स योर थर्मोडायनेमिक्स। थर्म का मतलब ऐसा हीट होता है। थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिक्स या ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच इट इज डीलिंग विद इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि हीट इंजन में क्या होता है कि हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्यूल जला के, और वो हीट से मैकेनिकल मोशन हो रहा है ना, गाड़ी मूवमेंट हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो यानी हीट इनपुट में था, आउटपुट में वहां पर मोशन हो रहा है। ठीक है, तो हीट और मैकेनिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन है। ऐसे ही जो हमारा ये हीट पंप है, जिसको हम एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज कर रहा है और तुमको कुछ हीट ट्रांसफॉर्मेशन करके दे रहा है। सो इनपुट में इलेक्ट्रिक एनर्जी है और आउटपुट में हीट एनर्जी है। तो मतलब चाहे एक देखो, इनपुट है आउटपुट है, कोई भी एक साइड में हीट है, दूसरे साइड में दूसरा एनर्जी फॉर्म है। जैसे यहां पर एयर कंडीशनर में इनपुट में इलेक्ट्रिसिटी है, आउटपुट में हीट है। ओके, तुम्हारे हीट इंजन में, मतलब जो गाड़ियों का इंजन है, उसमें क्या हो रहा है, इनपुट में हीट है, आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी है। सो दैट ऑल कम्स अंडर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ऑल रिलेटेड टू हीट, एंट्रोपी, एंथैल्पी, कई चीजें हैं वहां पर। और सिंपल बात बोलूं तो इसके एप्लीकेशन में तुम हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, कार्नोट साइकिल, वो सब इसमें ही आएगा। ओके, सो हीट एनर्जी, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फिर वो जो हीट ट्रांसफर के अलग तरीके, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जो तुमने पढ़ा होगा अपने 7th या 8th क्लास में, सब चीजें इसके अंदर है, पर हमको ज्यादा दर्शन नहीं करना है। दिस पार्ट इज वेरी लेस। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मैंने बताया कि दिस यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, अबाउट द चार्जेस, है ना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है, स्टडी ऑफ चार्जेस, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी दो आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये सब 12th का है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मतलब रेस्ट, चार्ज रेस्ट में है तब पढ़ रहे हैं। करंट मतलब मोशन, तो चार्ज जब मोशन में है वायर में तब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, फिर इलेक्ट्रो और मैग्नेट को जुड़ा हुआ जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो पढ़ते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो पढ़ते हैं। ठीक है, इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो ये लाइट वेव्स होती है, दे आर नॉट मैकेनिकल वेव्स, ये साउंड वेव की तरह नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये विजिबल, इनविजिबल जो रेडिएशंस है, दे ऑल कम अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन्हीं के कुछ कॉन्सेप्ट से, कारस्तानी से वो प्रोड्यूस होता है। तो ये सब कुछ तुम्हारे 12th का जो एक किताब है, पार्ट 1 है, दिस विल बी ऑल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, 12th का जो फिजिक्स का पार्ट 1 होगा, इट विल बी ऑल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। पार्ट 2 में तुमको दो चीजें दी है। ठीक है, 12th फिजिक्स के पार्ट 2 में इसको लिख सकते हो तो लिख लेना। दो चीजें दी है, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मतलब वही है, इट इज ऑल अबाउट जो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो सब इसके अंदर आता है ना। इसलिए मॉडर्न फिजिक्स रिसेंटली डिस्कवर्ड है। दिस इज नॉट क्लासिकल, दिस इज मॉडर्न। ठीक है, अच्छा, ये दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड क्वांटम, है ना। और यहां पर ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट लाइट, फिनोमिनाज ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वो सारी चीजें हम यहाँ पर ऑप्टिक्स में, लाइट के बारे में जो भी है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, लेंस, हर चीज यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, सो ऑप्टिक्स, ये वर्ड याद रखना, दिस इज रिलेटेड टू लाइट। ओके, तो यहाँ पर हमने इस चीज को कवर करा है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पर मैं फंडामेंटल फोर्सेस कवर नहीं कर रहा, वो आपको देख लेना, पिछले वाले में बहुत बढ़िया से उसको डिफरेंशिएट करके बताया। ठीक है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई ये चीज बेसिकली कैसे लगा और आगे तुमको क्या चाहिए होगा, बताते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।